हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोटन क्लास में। और आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के दूसरे लेक्चर में हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे और ग्रेविटेशन को डिटेल में देखा था। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। हम लोग अभी लेक्चर में न्यूमेरिकल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग लास्ट में न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा हमारा बेनिफिट कि हमारा पूरा चैप्टर फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानने से पहले हम लोग जानते हैं फ्री फॉल कंडीशन क्या होता है। मान लीजिए ये पेन है। पेन को अगर हम लोग इसको ऊपर से अगर छोड़ते हैं तो ये क्या होता है कि नीचे आ जाता है। हम इस पर फोर्स नहीं भी लगाते हैं फिर भी ये ऑब्जेक्ट क्या होता है कि नीचे आ जाता है। तो हमारा फ्री फॉल कंडीशन क्या है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हैं विदाउट एनी फोर्स ही अट्रैक्ट्स टुवर्ड द अर्थ, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ें और किसी फोर्स के बिना किसी फोर्स के सहारे वो अगर अर्थ पे आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री फॉल कंडीशन बोलेंगे। अब हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानने से पहले हम लोग कुछ टर्म को जानते हैं। जैसे कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लगा आपस में, एक दूसरे यूनिवर्स में अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। देखिए मान लीजिए ये छत है। अगर छत से हम अगर कोई ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम लोगों ने देख रहा था कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने गिराया फ्री फॉल कराया तो उसका स्पीड उस टाइम क्या था, 0 मीटर पर सेकेंड था। उसके बाद कुछ दूरी आने के बाद फर्स्ट फ्लोर आने के बाद 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि वेलोसिटी जो हो रहा था, वेलोसिटी चेंज हो रहा था। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अगर मान लीजिए कि अगर शुरू में स्पीड हमारा 0 था और वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होता तो क्या होता, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 हो जाता। अब तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ नहीं होता, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो यहाँ कुछ एक्सेलरेशन यहाँ है। अब एक्सेलरेशन है यहाँ, तो एक्सेलरेशन किसके कारण से आ रहा है, जब इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में फोर्स लग रहा है उसी कारण से एक्सेलरेशन आ रहा है। उसी कारण से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन आ रहा है। तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी प्रकार देखिए हम लोग डिफाइन में भी लिखे हुए हैं कि द एक्सेलरेशन गेन बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की तरह होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ये अर्थ है और मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है। तो जब हम दोनों के बीच में फोर्स की बात करते हैं तो क्या फोर्स लगता था, F इक्वल टू G/m1। ये मान लीजिए कि स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए, और ये m क्या है, ये कैपिटल M हो गया अर्थ के लिए, और बाई r स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस r हो तो r स्क्वायर हो गया। एक फोर्स को हम लोग इस रूप से जानते हैं। अब फिर हम लोग जानते थे कि अगर मान लीजिए एक ब्लॉक है, उस पर अगर हम लोग कुछ फोर्स लगा रहे थे तो वो एक्सेलरेशन कर रहा था। ए मान लीजिए एक्सेलरेशन इसका ए और मास m था। अगर हम लोग फोर्स लगाते थे तो क्या लिखते थे, फोर्स किससे देखते थे हम लोग, इस ऑब्जेक्ट का मास और इसका एक्सेलरेशन से देखते थे कि हम लोग कितना फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे। तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते थे। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ कि अर्थ जो है वो हम पे कितना फोर्स लगा रहा है, अर्थ हम पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो मेरा जो मास है m1 है और मेरा जो एक्सेलरेशन मान लीजिए एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी हमारा एक्सेलरेशन। ऊपर से अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए गिर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी क्या हो गया, मान लीजिए g है। तो इक्वेशन ये 2 हो गया। दोनों इक्वेशन फोर्स है, दोनों फोर्स को हम लोग इक्वलाइज करेंगे तो m m1 g इक्वल टू g m1
कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। अब देखिए एम से एम कैंसिल हो गया तो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ जो हमारा कैपिटल जी है, यहाँ जो हमारा कैपिटल जी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ओनली क्या कर रहा है, वो प्लेनेट पे डिपेंड कर रहा है, प्लेनेट के मास पे डिपेंडेंट कर रहा है। और डिपेंडेंट कर रहा है तो हमारा क्या है कि जी, हमारा जी का जो वैल्यू है ये दूसरे प्लेनेट पे कुछ और होगा, मून पे कुछ और होगा और अर्थ पे कुछ और होगा। तो इसको हम लोग अर्थ पे जानते हैं 9.81 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हम लोग मून पे जानते हैं, मून पे क्या होता था 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी कारण से हम लोग अगर अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए कितना है, mg है, वेट कितना है, mg है, तो मान लीजिए कि 60 न्यूटन है, तो 60 न्यूटन मून पे कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 1/6 टाइम लेसर हो जाता है, जो अर्थ पे मास रहता है उसका 1/6 टाइम लेसर हो जाता है मून पे। अब हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते थे, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को जानते थे। पहला क्या होता था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या होता था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या होता था, तीसरा होता था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इसमें क्या बदलाव आता है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या बदलाव आता है, उसी पे हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग दो केस की बात करेंगे, एक क्या कि ऊपर से अगर किसी वस्तु को छोड़े या फिर ऊपर हम किसी वस्तु को फेंके, दो केस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला केस है ड्रॉप केस, ड्रॉप, और दूसरा केस क्या है हमारा, थ्रो। तो देखिए पहला इक्वेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग छोड़े तो यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ग्रेविटी क्या है कि नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटी क्या है कि नीचे की तरफ लग रही है, तो नीचे की तरफ लग रही है तो हमारा जी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस जी हो जाएगा इस केस में। और फिर हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे, हाइट जो h दिया रहेगा उससे निकाल लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं थ्रो के केस में। थ्रो के केस में क्या है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है कि कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, क्या हो रहा है कि हम कुछ वेलोसिटी उसको दे रहे हैं, तो यू तो हम लोग निकालेंगे कि कितना वेलोसिटी दे रहे हैं, और एक्सेलरेशन क्या होगा कि हमारा ग्रेविटी क्या हो रहा है कि नीचे लग रहा है, और एक्सेलरेशन हमारा कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू -g हो जाएगा। और भी वेलोसिटी क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को फेंके तो कुछ ऊपर जाके उसका रुकावट तो होगा कुछ, तभी तो नीचे फिर आएगा, तो ऊपर जाके कहीं ना कहीं इसका वेलोसिटी कभी 0 हो रहा होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा इसका ऊपर जाके 0 होगा, और टाइम हम लोग निकाल लेंगे, और यस जो एच हमारा दिया हुआ रहेगा या निकालना रहेगा उससे निकाल लेंगे। तो इन्फ्लुएंस क्या है, ग्रेविटी के केस में आने से हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो बस प्रभाव कुछ नहीं पड़ा, बस एक्सेलरेशन क्या होगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव होगा, वो उसका वैल्यू जी होगा, पॉजिटिव जी होगा, और किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फेंकें तो उसका वैल्यू जी का नेगेटिव होगा। और वेलोसिटी पे प्रभाव पड़ेगी क्योंकि अगर थ्रो के केस में हम लोग देखें तो वेलोसिटी क्या होता है, एक मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है, और ड्रॉप के केस में हम लोग देखें तो यू का वैल्यू हम स्टार्टिंग में 0 लेते हैं क्योंकि हम ड्रॉप कर रहे हैं, फ्री फॉल बॉडी को कर रहे हैं। तो चलिए आज तक इतना ही, और अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायोन्सी फोर्स के बारे में देखेंगे।